जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम बाबा रामदास है और आप ये मेरा YouTube चैनल दत्ता की खरी खरी देख रहे हैं। तो तब कल राज्यसभा सांसद संजय सिंह उर्फ संजू सांड गिरफ्तार हो गए साहब। ईडी ने सारा दिन उनसे पूछताछ की और गिरफ्तार कर लिया। इनफैक्ट गिरफ्तारी तो इनकी बहुत लंबे समय से ड्यू थी। 26 फरवरी को उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए थे। उससे पहले वो सत्येंद्र जैन तो खैर कई साल से वहां अंदर जेल में पड़े हुए हैं। तो जब ये सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई थी तभी ये क्लियर हो गया था कि संजय सिंह की गिरफ्तारी होनी है। और अरविंद केजरीवाल और ये संजय सिंह पिछले एक साल से चिल्ला रहे थे 1000 रेड हो गई, इतनी बार पूछताछ हो गई, आज तक ईडी जो है एक भी सबूत नहीं इकट्ठे कर पाई, एक भी आदमी को गिरफ्तार नहीं किया, एक भी पैसा नहीं ढूंढ पाई। तो ये ईडी जैसी जो संस्थाएं होती है ना, ये पॉलिटिकल बयानबाजी के हिसाब से काम नहीं करती। ये अपना काम करते रहते। इनको जो काम दे दिया वो कर रही हैं। पॉलिटिकल मास्टर्स ने एक काम बता दिया कि भैया ये काम करना है, वो कर रही। और ईडी का जो काम करने का तरीका है ना, ये मेन जो इसका काम है, ये मनी ट्रेल को पकड़ती हैं। अगर किसी घोटाले में या किसी भी चीज में या कैसे भी अगर कुछ पैसे का लेन देन हेरा फेरी हुई है, मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, आपने कहीं से 100 करोड़ रुपया बनाया और उसको कहीं खर्च किया, कहीं निवेश किया, कहीं छिपाया, कहीं लेन देन हुआ, कहीं विदेश भेजा, हवाला से भेजा, इससे भेजा, उससे भेजा, कहीं उसको खपा दिया, छुपा दिया, खर्च कर दिया। ईडी का काम है उस मनी ट्रेल को पकड़ना कि आपको अगर 100 करोड़ रुपया आया था तो आप उस पैसे को कहां खर्च किए, कहां छुपाए, कैसे लिए, कहां दिए। अब सब आजकल तो है डिजिटल जमाना और दुनिया का हर चीज जो है वो अपने डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ती है, पैरों के निशान। और ईडी का जो काम करने का तरीका है, मुझे बताया गया कि वो अगर 1 रुपए की, कहीं 1 रुपए की ट्रांजैक्शन पकड़ लेगी, फिर उस 1 रुपए की लकीर को फॉलो करना शुरू कर देगी। वो 1 रुपया कहां से आया, कहां गया, बस उस 1 रुपए का पीछा करते 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 वो 100 करोड़ और 1000 करोड़ तक पहुंच जाएगी। ये ईडी की कार्यशैली है और इसमें समय लगता है। वही समय ईडी, ये जो शराब घोटाला है केजरीवाल का, दिल्ली सरकार का, ये 2021-22 का जो सत्र था ना, फाइनेंशियल ईयर था, उसके लिए केजरीवाल की सरकार ने एक नई एक्साइज पॉलिसी बनाई थी जिसमें शराब की बिक्री को लेके बहुत मोटा पैसा कमाया गया, जो कि शायद टोटल जो अमाउंट है वो हजारों करोड़ रुपए का है। तो इसमें जो लोग आकंठ डूबे हुए थे उनमें मुख्य 3 आदमी हैं, केजरीवाल, सिसोदिया और ये संजय सिंह। यही 3 मेन फंक्शनरीज हैं। चौथा एक वो राघव चड्ढा और 1-2 लोग और हैं। तो कल सब जब संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई तो शाम को केजरीवाल का बयान आया और केजरीवाल ने कहा, जी हम तो जी धरती के एकमात्र ईमानदार, हमारी तो जी ईमानदार पार्टी है, हमें इसलिए प्रताड़ित किया जाता है। अगर हम भी इनकी तरह बेईमान हो जाते तो कोई दिक्कत नहीं होती, हम तो जी दुनिया के सबसे ईमानदार आदमी हैं। ये सेल्फ प्रोक्लेम्ड, स्वघोषित ईमानदार पार्टी है सब। उसके बाद उन्होंने सबसे मजेदार बात कही कि मोदी जी स्वतंत्र भारत के सबसे भ्रष्ट
सबसे बड़े चोर प्रधानमंत्री हैं। वाह, ये असली बात कही है। अच्छा, ये जो लोग खुद टेंटेड होते हैं ना, दागी लोग जो होते हैं, अब बात यह ना कि उजले कपड़ों पे काला दाग बुरा बहुत लगता है। वो हमारे एक उस्ताद जी एक बात कहा करते थे कि ये जो मोहल्ले की जो चालू औरतें होती है ना, जो बदनाम हो जाती हैं, उसके लिए और भी बड़े अच्छे अच्छे शब्द हैं, पर वो मैं बोल नहीं रहा हूं। तो अब सारी दुनिया कहती है कि है ये ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है। तो वो क्या करते हैं ना, उनकी कोशिश रहती है कि मोहल्ले की हर औरत पे यही आरोप लग जाए, यही लांछन लग जाए। तो वो बोलती फिरती हैं, तू भी ऐसी, तू भी ऐसी, तू भी ऐसी, तू भी ऐसी। वो करती क्या है कि अपना पाप वो चाहती हैं कि 100-200 अन्य महिलाओं पर डिवाइड हो जाए, जिससे अरे वो भी तो ऐसी है, वो भी तो ऐसी ही है, वो भी तो ऐसी है, वो भी तो ऐसी है, तो मेरे जैसी तो 200 है मोहल्ले में, तो मैं अकेली में। तो फिर ना वो जो पाप है, वो जो लांछन है, वो जो चेहरे पे पुती हुई कालिक है, वो ज्यादा नहीं चुभती, क्योंकि 200 और पे कालिक भी पुती हुई है। तो सब ये जो भ्रष्ट पॉलिटिशियंस है ना, इनकी जो सबसे बड़ी कोशिश रहती है, भाई राहुल गांधी जी क्या करते हैं, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, राफेल में चुरा लिए, इसमें चुरा लिए, उसमें चुरा लिए, हम तो 500 राफेल लाए थे, ये सब 1600 करोड़ का ले आए। मतलब इस प्रकार के अनर्गल आरोप लगाते रहते हैं। वो आरोप आज तक कभी सिद्ध नहीं हुए, सुप्रीम कोर्ट ने पर नहीं। अच्छा, आरोप लगाते हैं, चुनाव से पहले 2-3 महीने लगाएंगे, फिर वो नया आरोप ढूंढ लाते हैं। राफेल के बाद आजकल अडानी अंबानी चल रहा है, इस चुनाव के बाद अडानी अंबानी खत्म हो जाएगा तो कोई नया आरोप ले आएंगे। उद्देश्य सिर्फ इतना है कि पब्लिक खुद तो चोर है। भाई कांग्रेस पार्टी कितने भयानक बड़े बड़े घोटालों में, 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला, 2 लाख करोड़ का पता नहीं वो कोयला घोटाला, या और भी ज्यादा, वो तो 8 लाख करोड़ का बताते हैं, 2 लाख करोड़ का वो 2G घोटाला है, वो अगस्टा वेस्टलैंड जो वीवीआईपी चॉपर्स थे उनका घोटाला, और ऐसे तो 1 लाख घोटाले हैं कांग्रेस के। पूरा खानदान ही वो नेशनल हेराल्ड घोटाले में जमानत पे चल रहा है। तो अब सारी दुनिया तो कहेगी ना कि तुम चोर हो, तो बोला मोदी जी भी तो चोर है। अगर मैं हूं तो क्या हुआ, अगर मैं अकेला चोर होता तब तो दिक्कत होती। अच्छा, मुकाबला किससे है, मोदी जी से है। तो यार किसी तरह मोदी जी भी अगर चोर घोषित हो जाते ना, फिर हमको थोड़ी सी सहूलियत हो जाती। यही सेम पॉलिसी अरविंद केजरीवाल ने कल अपनाई, जब उन्होंने कहा कि मोदी जी इस स्वतंत्र भारत के सर्वाधिक भ्रष्ट, द मोस्ट करप्ट प्राइम मिनिस्टर हैं। पर सर बात यह ना कि हिंदुस्तान की जनता नहीं मानती, और हिंदुस्तान की नहीं, पूरी दुनिया में सारी दुनिया एक बात कहती है कि यार चाहे कुछ हो जाए, मोदी जी में और 1000 कमी हो सकती है। मोदी जी बेईमान नहीं है। मोदी जी निर्णय लेने में गलतियां कर सकते हैं, मोदी जी पॉलिटिकल मिस्टेक्स कर सकते हैं, पॉलिटिकल ब्लंडर्स कर सकते हैं, परंतु मोदी जी पे आप फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज का, चोरी चकारी का, भ्रष्टाचार का आरोप मोदी पे नहीं लगा सकते। मोदी की पार्टी के छोटे नेताओं पे लगा सकते हैं, मोदी पे नहीं लगा सकते। और अगर आप लगाएंगे तो जो कांग्रेस के वोटर्स है ना, वो भी जो 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 ईमानदारी से बात करता है, वो भी मोदी जी को पे भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाएगा। और दुनिया भर के आरोप लगा दो आप, भ्रष्टाचार का आरोप नहीं चिपकेगा मोदी जी। तो जब आप ये बोलते हैं ना कि मोदी जी 1947 के बाद देश के सबसे भ्रष्ट प्राइम मिनिस्टर है, तो केजरीवाल जी आपकी बात पे कोई विश्वास नहीं करता। और एक बात बताऊं, आप ईमानदार हैं, ये आप अपने मुंह से कहते हैं। कुछ दिनों के लिए हमने भी मान लिया था, मुझे अच्छी तरह वो तस्वीर याद है, आपको, आप लोगों को भी याद होगी कि शायद बनारस के रेलवे स्टेशन पे या कहीं किसी एक रेलवे स्टेशन पे मनीष सिसोदिया और
अरविंद केजरीवाल प्लेटफॉर्म के जहां सारी जनता, नहीं एक वेटिंग एरिया होता है जहां सारी जनता चद्दर और पॉलीथीन बिछा के सोई होती है, वहां पे अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की एक फोटो छपी थी जहां पे ये दोनों अखबार बिछा के सोए हुए थे। अच्छा, उन दिनों ये बड़ी ईमानदारी की बातें करता था और ये बातें करता था कि मैं वाकई राजनीति को बदल दूंगा। तो ना मेरे जैसा व्यक्ति भी इसकी बातों से इंप्रेस हुआ था। आपको मैं कुछ दिन में बहुत जबरदस्त फॉलोअर रहा हूं केजरीवाल का। मुझे लगता था कि नहीं, ये आदमी यार ईमानदारी की बातें करता है, ये आदमी वाकई ईमानदार लगता है। ये भारतीय राजनीति में चलो एक तो बढ़िया आदमी आया, एक तो ईमानदार आदमी आया। और मुझे याद है कि जब अन्ना का आंदोलन हुआ था तो आई वॉज स्टॉन्च फॉलोअर। उस जिस वक्त अन्ना का आंदोलन चल रहा था ना दिल्ली में, उन दिनों मैं जालंधर में था। और मुझे याद है मैंने अपनी पत्नी और 3-4 फ्रेंड्स को लिया और हमने सफ़ेद बड़े बड़े कागज़ जालंधर से खरीदे और चार्ट पेपर्स और इंक खरीदी और वो ब्रश खरीदे और अपने 4 फ्रेंड्स को लिया और हम सारा दिन बैठ के ना मैं भी अन्ना, इंडिया अगेंस्ट करप्शन ऐसे के पोस्टर्स बना के हम सारा दिन बीएमसी चौक और क्या नाम खालसा कॉलेज के सामने खड़े रहे। सारा दिन हम पोस्टर्स बनाते रहे, लोगों को वो एनकरेज करते रहे कि आप भी भ्रष्टाचार के खिलाफ इस मुहिम में शामिल होइए। हम भी इतने बड़े फॉलोअर्स थे। पर फिर बाद में जब हमने केजरीवाल की हरकतें देखी तो मुझे लगा अरे बाप रे बाप, ये तो इतना बड़ा बहुरूपिया है। और आई एम सॉरी टू से कि आज तक जितने भी करप्ट पॉलिटिशियंस हिंदुस्तान में हुए हैं, जितने भी हुए, उनको 1000 से ज्यादा मल्टीप्लाई कर चाहिए, 1000 गुना ज्यादा करप्ट, 1000 ज्यादा गुना खतरनाक पॉलिटिशियन यदि देश में है तो वो अरविंद केजरीवाल है। ये जितने हैं ना, लालू, मुलायम, ये शरद पवार और ये जितनों के नाम लिए जाते हैं, कांग्रेस पार्टी के सारे बड़े बड़े नेता, इनसे 1000 ज्यादा गुना करप्ट और खतरनाक, जो कि देश को बेच सकता है, देश का सौदा कर सकता है, देश की सुरक्षा के साथ समझौता कर सकता है, विदेशी ताकतों के हाथ देश को बेच सकता है, बेचा है इसने। ये आदमी वो है जो कि 2015 से लगातार खालिस्तानियों के संपर्क में है और इसका पूरा पॉलिटिकल कैंपेन, मतलब ये आदमी आया ही वॉज लॉन्च्ड बाय खालिस्तानीज इन पंजाब। जब ये दिल्ली में आ गया, आपको याद है इसकी जो भी आप पिछले 10-12 सालों की इसकी जो है राजनीतिक यात्रा अगर उठा के देखें, तो जब दिल्ली में आ गया था जब ये, तो पंजाब में इसको कोई जानता नहीं था। मुझे अच्छी तरह याद है हम खालसा कॉलेज के सामने इसके फेवर में नारेबाजी कर रहे थे और सारा दिन हमने वहां बैठ के पोस्टर्स बनाए और ऐसे हाथ में लेके खड़े होते थे। उस कॉलेज में उन दिनों 2200 बच्चा पढ़ता था, कॉलेज लगा हुआ था, हजारों लोग हमारे सामने से आए गए। नॉट इवन अ सिंगल पर्सन जॉइंड अस फ्रॉम दैट कॉलेज और फ्रॉम द सोसाइटी। गिने पूरे जालंधर में गिने चुने 2, 4, 5 लोग थे जो कि अरविंद केजरीवाल के इस मुहिम में उसके साथ खड़े होने वाले थे। वी वर वन ऑफ देम। और विद इन 2 years पंजाब के बच्चे के नाम पे केजरीवाल चाड़ू केजरीवाल, मतलब किसी से भी पूछ लो, हाँ भैया कौन, चाड़ू केजरीवाल। अच्छा, ये अचानक 2 साल में एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम बच्चे की जुबान पे चढ़ गया। तो कैसे चढ़ गया भैया? बिकॉज ही वॉज लॉन्च्ड फ्रॉम कैनेडा, यूएस एंड यूरोपियन कंट्रीज। और वो लॉन्चिंग पता है कैसे हुई थी? मैं आपको उसका बकायदा, मेरे पास पूरा चार्ट है, मेरे पास पूरा वो ट्रेजेक्टरी है कैसे लॉन्च हुई। इसने बकायदा जाके पहले डील की, खालिस्तानी लीडर्स से ये मिला, फिर इसके साथ डील हुई
बाकायदा पूरा अगले 5 से 10 साल का प्रोग्राम बना, और उसमें जब ये एग्री कर गया, हाँ ठीक है मैं आपके एजेंडे पे काम करूंगा, आप मुझे सपोर्ट कीजिए, तब वहां पे बैठे हुए खालिस्तानियों ने अपने यहां के लोगों को मैसेज भेजा कि हमारा काम अब अरविंद केजरीवाल करेगा, उसकी आम आदमी पार्टी झाड़ू करेगी। उसके बाद जब यहां के लीडर्स तक मैसेज पहुंच गया तो फिर गुरुद्वारों से इसके लिए कैंपेनिंग शुरू हुई। गुरुद्वारों से बकायदा विस्पर कैंपेन्स चलाए गए, शुरू किए गए। और भाई अब गुरुद्वारा तो हर गांव में 1, 2, 3 गुरुद्वारे हैं, हर शहर में। हमारे यहाँ तो 17-18 गुरुद्वारे हैं, किसी भी शहर में 25-50 होते हैं, और कोई ऐसा गांव नहीं जहां मिनिमम 1 ना हो, 2, 3, 4 भी होते हैं। और छोटे से छोटे और बड़े से बड़े, इतने भव्य कि मतलब ताजमहल फेल है, इतने बड़े बड़े इतने भव्य गुरुद्वारे हैं। सब वहां से, अच्छा गुरुद्वारों में एक सिस्टम है कि उनके ऊपर ना, उनके पास माइक होता है उनके पास, जैसे कि हर धर्मस्थल पे आजकल, तो वहां से बकायदा अनाउंसमेंट्स होती हैं। सुबह सुबह 7-8 बजे के आसपास, सुबह 4 बजे गुरुद्वारे का माइक शुरू हो जाता है और वो गुरबानी शुरू कर देते हैं। उसके बाद 6-7-8 बजे के आसपास ग्रंथी साहब बाकायदा, वहाँ का एक कोई स्टाफ जो कर्मचारी होता है, वो कोई कि आज राशन की चीनी बटेगी, आज ये काम होना है, आज पल्स पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाएगी, सभी गांव वासियों को निवेदन है कि ऐसे ऐसे करें, आज ये चीज़ होनी है। और वैसे भी आजकल तो भाई व्हाट्सएप ग्रुप्स का जमाना है ना। इस तरीके से उसकी लॉन्चिंग हुई और बच्चे के, अच्छा वो बता दिया कि अब अगले चुनाव में इसको सपोर्ट करना है, ये हमारा आदमी है। उसके बाद चुनाव आया दिल्ली का। अच्छा आमतौर पे क्या होता है कि चुनाव में ना राजनीतिक पार्टियों के पास कार्यकर्ताओं की कमी होती है, कार्यकर्ता नहीं होते। वो कार्यकर्ता जो कि अपना सब काम धाम छोड़ के पार्टी का काम करें अगले 10 दिन तक, 15 दिन तक, 1 महीने तक, जबकि चुनाव चल रहा है। अच्छा चुनाव में कार्यकर्ता को काम क्या होता है? जनसंपर्क, घर घर जाना, हर घर में जाके लोगों से संपर्क करना, उनको पता लगे कि हाँ भी फलानी पार्टी के लोग आए थे। तो मैं आपको बताऊं, ये मेरी आंखों देखी हुई बात है। अब पंजाबी सिख डायस्पोरा पूरा यूरोप अमेरिका भरा हुआ है, कनाडा, लाखों लोग रहते हैं, 1-8 करोड़ से ज्यादा रहते होंगे। तो वहां से मान लीजिए चाचा जी कनेडा रहते हैं, चाचा जी ने धर्म के नाम पे, पंथ के नाम पे अपने भतीजे को 50,000 रुपये भेजे। हाँ राजे इदा कर, एक गड्डी ले ला। पंजाब के हर गांव में एक टैक्सी स्टैंड होता था पुराने जमाने में। अब तो एनआरआईज का वो जलवा नहीं रहा, इसलिए अब इधर कुछ कम हुए हैं, नहीं तो पंजाब में लाखों टैक्सियां होती थी और हर शहर में, हर गांव में एक टैक्सी स्टैंड होता था। क्यों? एनआरआई आते थे भाई, अब फैमिली रहती है कनाडा, अमेरिका, यूके, इंग्लैंड, यूरोप, तो जब वो छुट्टियों में आती है तो उनको गाड़ी चाहिए होती है ना, तो वो आके 15-20 दिन के लिए, 1 महीने के लिए एक गाड़ी कर लेते हैं और सारी रिश्तेदारियां जो भी काम होते हैं, 1 महीना छुट्टी बनाई, 1 महीना तक वो गाड़ी अपने पास रखते हैं। मान लीजिए लाख रुपए खर्च हो गया, उनके लिए बहुत सस्ती पड़ती है। एक परमानेंट गाड़ी मेंटेन करना इंडिया में, बोला नहीं, जब इंडिया आते हैं तो, और एक से एक लग्जरी गाड़ियां, मतलब ऑल्टो और वैगनार से लेके और मर्सिडीज, BMW तक किराए पे उपलब्ध रहती है हर टैक्सी स्टैंड पे। हाँ राजे इदा कर, टैक्सी स्टैंड तो एक गड्डी ले ला 20 दिनों वास्ते। अच्छा जी चाचा जी, तो इदा कर अपने 4 दोस्तों को ले ला तो दिल्ली चले जा, वहां पे लोकल किसी आम आदमी पार्टी के ऑफिस में जाओ, रिपोर्ट करो, हाँ जी एक गाड़ी में 4-5 लड़के आए हैं पंजाब से, हाँ जी दसो जी सेवा दसो। तो उन्होंने वहाँ पे उनके रहने का इंतजाम कर दिया और एक एरिया बता दिया कि इस व्यक्ति से जाओ और वहाँ पे जाके इस एरिया में घूम घूम के जनसंपर्क करो, यहाँ पे सारा दिन प्लेकार्ड लेके खड़े रहो, कुछ
पार्टी की तरफ से इंतजाम हो गया, बाकी चाचा जी ने कनाडा से 1 लाख रुपया भेजा हुआ है। क्यों? पंथ के नाम पे। अब होता है कि 1 लाख रुपया मतलब चाचा जी ने वहां से $1000 भेज दिए। जो चाचा जी इंग्लैंड में रहते हैं 1000 पाउंड भेज दिए, तो 1000 पाउंड या 1 लाख रुपया हो गया। लाख रुपए से आम आदमी पार्टी का प्रचार हो रहा है। ऐसे हजारों 50,000 से ज्यादा लोग थे जिन्होंने इस प्रकार की फंडिंग की थी आम आदमी पार्टी के लिए, पंजाब के चुनाव के दौरान भी और दिल्ली के चुनाव के दौरान भी और लोकसभा के चुनाव के दौरान भी। पंजाब में जब चुनाव हुआ तो क्या था कि आजकल जो है ना, जनसभाओं का जमाना नहीं है, रोड शो का जमाना है। मुझे अच्छी तरह याद है, रोड शो हुआ, पहला रोड शो हुआ था पटियाले में, और रोड शो देख के लोगों की आंखें फटी रह गई थी, इतना बड़ा रोड शो। और रोड शो का तरीका क्या था? यही मॉडल था, प्रिंट था। हाँ राजे इदा कर पुत, हफ्ते व हफ्ते गड्डी ले ला, गड्डी ले ली जी, 4 यारों दोस्तों को बिठा ले, उनके साथ मुर्गा दारू होता रहेगा। हाँ, अब वहां पे आज कहाँ रोड शो? पटियाले में। तो राजा जो है अपने 4 दोस्तों के साथ एक गाड़ी लेके पटियाले चला गया। वहां रोड शो में पता लगा तेरी 5000 गाड़ियां, 5000 गाड़ियां मतलब 20 किलोमीटर लंबा जुलूस आम आदमी पार्टी का। अगले दिन कहाँ है? संगरूर। अगले दिन कहाँ है? धुरी। अगले दिन कहाँ है? अमृतसर। अगले दिन कहाँ है? फिरोजपुर। अगले दिन कहाँ है? जलंधर। पता लगा 20 दिन तक राजा अपनी गाड़ी में, जो कि किराए पे उसने ले रखी है, जिसकी फंडिंग चाचा जी ने अमेरिका से की है, ऐसे 5000 गाड़ियां हो जाए, 5000 लोगों से फंडिंग करा दी। ये नेटवर्क इन खालिस्तानियों को ऑलरेडी, जो कि अमेरिका इंग्लैंड में है, उनसे 5-10 हजार 20 हजार लोग जुड़े हुए हैं वहां पे, जो कि $1000, 1000 पाउंड धर्म के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे, अपने फैनेटिसिज्म के नाम पे, रेडिकलाइजेशन के नाम पे, हजार पाउंड होता क्या है आप बताइए ना? $1000। इस तरीके से साहब आम आदमी पार्टी का कैंपेन चलता था, और ये पार्टी पूरी तरह खालिस्तानियों के हाथ बिक गई थी, 2017 में भी और 2022 में भी। और हम तो इसका विरोध तब से करते आ रहे हैं, 2016 से, बल्कि और पहले 2014 में मोदी जी चुनाव जीते थे। हमने इनको 2013 में पहचान लिया था कि असल में इनका, और धरती का जो भी करप्शन, पॉलिटिकल करप्शन हो सकता है, वो इन लोगों ने किया, और प्रूफ है। कहते थे हम तो 2 BHK में रहेंगे, हाँ शीश महल में रह रहे हैं। हम तो जो सिक्योरिटी नहीं लेंगे। वो राघव चड्डी का जब ब्याह हुआ तो 25-30 पुलिस वाले, अच्छा राघव चड्डी के ब्याह में सिक्योरिटी देने पंजाब के पुलिस वाले गए थे। आज भी राघव चड्डी जब रोड पे चलता है तो 25-30-50 गाड़ियों का काफिले से चलता है। राघव चड्डी दिल्ली का पॉलिटिशियन है, कल तक एक सिंपल चार्टर्ड अकाउंटेंट था, आज वो इतना बड़ा लीडर बना हुआ है। और पूरी पंजाब की पूरी गवर्नमेंट राघव चड्डा चलाता है। जी हाँ, मान साहब तो 8 PM CM है। He reports to Raghav Chadda. All the decisions are being taken by Raghav Chadda and the Koteri sitting in Delhi. अच्छा, मुझे एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी, क्योंकि मैं पंजाबियों को, सिखों को जानता हूं ना, कि ये एनीबडी, एक तो पहली बात, एनीबडी हु डज नॉट स्पीक पंजाबी इज अ भैया फॉर देम। जो पंजाबी नहीं बोलता वो भैया। इवन हरियाणा वालों को भी भैया बोलते हैं। हिमाचली, चूंकि हिमाचली जो है पंजाबी से मिलती जुलती है ना, हिमाचली और डोगरी, ये जम्मू रीजन की जो भाषा है, ये दीज आर सिस्टर्स ऑफ पंजाबी, बस थोड़ा सा डायलेक्ट का अंतर है, इसलिए इनको नहीं भैया बोलते। बाकी पूरा हिंदुस्तान इनके लिए भैया, तो दिल्ली वालों को भैया बोलते हैं। तो मुझे ये था, और अणख इनमें इतनी है कि ये अपने अलावा और किसी की लीडरशिप बर्दाश्त नहीं कर सकते। स्पेशली सिख लोग हिंदुओं की लीडरशिप तो कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो मुझे एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी कि यार चाहे कुछ हो जाए, लोग कहते थे कि केजरीवाल CM बनेगा पंजाब का। मैंने कहा यार तुम पंजाबियों को जानते नहीं हो, सिखों को, ये 1 मिनट भी किसी नॉन सिख और नॉन पंजाबी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। पर मैंने देखा ये कौन, तो इन दिल्ली वाले संजय सिंह और राघव चड्डा और एक वो दुर्गेश जायसवाल थे, दुर्गेश ऐसे कुछ नाम था उसका, और केजरीवाल के पैरों में लेटी हुई है पूरी कौम। मैंने कहा इन लोगों को हो क्या गया यार?
They have surrendered in front of Kejriwal. तो साहब ये है हकीकत केजरीवाल की, दिल्ली में, पंजाब में या पूरे देश में। और आज ये आदमी मोदी जी को देश का सबसे करप्ट प्रधानमंत्री किस बेशर्मी से बोल रहा है, जबकि उसकी पूरी पार्टी जेल में बैठी है। धरती का कोई भी भ्रष्टाचार ऐसा नहीं है जो कांग्रेस या अन्य पार्टियां या लालू या मुलायम करते थे, उसका 1000 गुना ज्यादा बढ़ा के इन्होंने न किया हो। आई एम सॉरी टू से, मैं लालू, आज अगर मुझे करप्शन पे अगर पॉइंट देने होंगे ना, तो मैं लालू मुलायम या कांग्रेस पार्टी से बहुत ऊपर, इनको तो हार्डली 10 में से 3 स्टार दूंगा मैं, केजरीवाल को 10 में 10 स्टार दूंगा करप्शन के मामले में। और वो आदमी आज कह रहा है कि मोदी जी देश के सबसे करप्ट प्राइम मिनिस्टर है। खैर साहब, मोदी जी भी बहुत तसल्ली से काम करते हैं। संजय सिंह जेल चले गए हैं, अगला नंबर केजरीवाल का ही है। देखते रहिए आप भी। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।